नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल पे नए हैं तो एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ। आपको सर्च किया करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ जाकर आप सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में जाकर आपको सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी पूछना होगा या जो भी हम लोग बात करेंगे लास्ट में बात करेंगे। तो आइए सीधा हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो इससे ज़्यादा मैक्सिमम जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो हम लोग कवर कर लेंगे। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ सी, और इंग्लिश चैनल को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताइए। तो यहाँ दो शब्द आए, एक आया जलडमरू मध्य। इसका मतलब क्या होता है? जलडमरू मध्य कहने का मतलब दो बड़े जलाशय को जोड़ना, दो बड़े जलाशय को जोड़ना और दो बड़े स्थल को यानी अलग करना, स्थल को अलग करना और दो बड़े जलाशय को जोड़ना, उसी को हम बोलते हैं जलडमरू मध्य या जल संधि। तो यहाँ हम लोग बात करें, यहाँ प्रश्न ने पूछा इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तरी सागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैप में देखेंगे इसका लोकेशन कहाँ है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा मैप को, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रांस, जो यूरोप में पड़ता है। यहाँ पे देखिएगा तो यह है फ्रांस, और यहाँ पे है आपका हो जाएगा लंदन, और यहाँ इसी के बीच में इंग्लिश चैनल, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इंग्लिश चैनल, और ये हो जाएगा नॉर्थ सी, और बोला इंग्लिश चैनल, ये हो जाएगा नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ने वाले। यानी यहाँ पे लोकेशन जो देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है? तो इसको हम बोलते हैं डोवर जल संधि। क्या बोलते हैं? डोवर जलडमरू मध्य बोलिए या जल संधि। तो ये आपका हो जाएगा डोवर जलडमरू मध्य, और ये अलग किसको करता है? फ्रांस और लंदन को, यानी इंग्लैंड बोलेंगे। यहाँ पे शहर है जिसका नाम है लंदन, और इंग्लैंड एक क्या है? एक प्रकार का देश है। एक प्रकार या नहीं लगाए, जो इंग्लैंड है देश है, इंग्लैंड देश हो जाएगा और ये हो जाएगा फ्रांस देश। यानी इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है कौन? तो यहाँ पे जो डोवर जल संधि है वो अलग करता है। इसका अगर लोकेशन देखिएगा, ये जो लिया गया हम इमेज, इस सैटेलाइट के द्वारा लिया गया इमेज है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हो जाएगा लंदन, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा, ये जो आप जो देख रहे ये है डोवर जल संधि यहाँ पे। तो यहाँ जो ये आपका स्थल हो जाएगा, तो दो बड़े स्थल को अलग करता है, यानी स्थल को अलग करता है और दो बड़े जलाशय को जोड़ता है। तो ये किसको किसको जोड़ता है? नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। तो देख लेते हैं इससे क्या क्या रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है। पहला प्रश्न आएगा, डोवर जल संधि किसको जोड़ता है? उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को। और किसको अलग करता है? तो फ्रांस और इंग्लैंड को। दो बड़े जलाशय को जोड़ता है और दो स्थल को अलग करता है। तो यानी फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है और उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे पाक जल संधि है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को क्या करता है? जोड़ता है, और श्रीलंका और भारत को अलग करता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा पाक जल संधि किसको जोड़ता है? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अगर बोलेगा किसको अलग करता है, तो श्रीलंका और भारत को। नेक्स्ट है, ये सैटेलाइट के द्वारा लिया गया इमेज है। नेक्स्ट है मलक्का जल संधि। क्या है? मलक्का जल संधि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक किसको जोड़ता है? तो जोड़ता है दक्षिण चीन सागर और बंगाल की खाड़ी को, और अलग किसको करता है? मलेशिया और सुमात्रा को। दोनों आपको ध्यान देना है, जोड़ता किसको है और अलग किसको करता है। नेक्स्ट है फ्लोरिडा जल संधि। तो ये अलग किसको करता है? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, और जोड़ता है जैसे मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को क्या करता है? जोड़ता है। जल संधि कहने का मतलब दो बड़े जलाशय को जोड़ना और दो स्थल को अलग करना। तो फ्लोरिडा और क्यूबा, यहाँ पे आप जो क्यूबा देख रहे हैं और फ्लोरिडा, यानी ये अमेरिका में पड़ता है, यूएसए। तो यूएसए और क्यूबा को क्या करता है? अलग करता है। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ये हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे यूकाटन चैनल है, यहाँ पे क्या है? यूकाटन चैनल। तो यूकाटन चैनल किसको जोड़ता है? क्यूबा और मैक्सिको को। इसको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सुंडा जल संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
जितना भी जो दिया जा रहा है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी पूछा जाएगा। सुंडा जल संधि, इसको हम क्या बोलते हैं, सुंडा जल संधि। ये किसको जोड़ता है, हिंद महासागर और जावा सागर को। इसको ध्यान दीजिए, हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ता है कौन, तो सुंडा जल संधि। यहाँ पे वॉस जल संधि, इसका नाम क्या, वॉस जल संधि। एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में आपको कंफ्यूज नहीं करना। ऑस्ट्रेलिया जो यूरोप महादेश में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया महादेश में पड़ता है। तो ये जोड़ता किसको है, वॉस जल संधि, जिसका नाम है दक्षिण सागर, और एक है तस्मान सागर को जोड़ता है वॉस जल संधि। और अलग किसको करता है, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया महादेश से मतलब जो ये है दोनों को अलग करता है, यानी ऑस्ट्रेलिया जो देश है अलग हो जाता है ये पूरा भूखंड से, और जोड़ किसको देता है, दक्षिण सागर और तस्मान सागर को। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 प्रश्न बनेगा। भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी किसको बोलते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को, जिब्राल्टर जल संधि को। और ये जोड़ता किसको है, तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। और अलग किसको करता है, मैक्सिको और स्पेन। और स्पेन से है कॉप 25, कॉप 25 का आयोजन कहाँ हुआ था, स्पेन में। और कॉप 26 का आयोजन कहाँ हो रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कॉप 26 है इसका आयोजन कहाँ होगा। 2020 में होना था लेकिन स्थगित कर दिया गया, 2021 में कहाँ होगा ये आपको बताना है, कॉप 26। और कॉप 25 कहाँ होगा, स्पेन में, मैड्रिड स्पेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है साइबेरिया और अलास्का। तो साइबेरिया और अलास्का, अलास्का किसका भाग है, पहले था जो रूस का भाग था, लेकिन अब किसका भाग है, ये अमेरिका का भाग है। तो अलास्का और साइबेरिया को क्या करता है, जोड़ता नहीं है, अलग करता है। अलास्का और साइबेरिया, साइबेरिया कहाँ पड़ता है, रूस में, यानी अमेरिका और रूस के बीच कौन सा है, तो बेरिंग जल संधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। और एक किसको जोड़ता है, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। तो मोस्ट है। तो इसका जो आंसर होगा डोवर जल संधि। यहाँ प्रश्न पूछा इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है, तो यह क्या हो जाएगा, डोवर जल संधि, यानी डोवर जल संधि बोलिए या डोवर जलडमरू मध्य बोलिए। नेक्स्ट है, अगर हम लोग सारा जो देखें अभी इसका लोकेशन अगर हम लोग पूरा मैप में देखेंगे, ये वर्ल्ड मैप में, तो देखिए यहाँ पे है अलास्का, ये हो जाएगा अलास्का। और यहाँ पे है बेरिंग जल संधि जो रूस और अमेरिका को जोड़ता है, यानी अलग करता है, रूस और अमेरिका को अलग करता है। और यहाँ पे जो देख रहे यूकाटन चैनल है, ये है क्यूबा, और यहाँ पे मैक्सिको है। और इसमें हम लोग देखें यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है, और इधर अमेरिका हो जाएगा। यहाँ पे नीचे जो इसको अलग करता है, तो ये हम लोग सारा देख लिए। नेक्स्ट है 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। ये बहुत बार आपको बताया गया है। विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा का निषेध, व्यापकत्व का सिद्धांत या मार्लो मिंटो सुधार। तो व्यापकत्व का सिद्धांत जो है, व्यापकत्व का सिद्धांत, इसी को हम बोलते हैं क्या, तो हड़प नीति। दोनों को ध्यान दीजिएगा, व्यापकत्व का सिद्धांत या हड़प नीति लागू किसने किया, लॉर्ड डलहौजी। और इसी के समय में 1853 में पहली बार ट्रेन चलती है, यानी रेल सेवा पहली बार शुरू कब होती है, 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। और जो सती प्रथा निषेध देख रहे, चारों प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया, 1856 में। जुड़े हुए कौन थे, ईश्वर चंद विद्यासागर। सती प्रथा निषेध, यानी सती प्रथा का जो सती प्रथा था उसको समाप्त कब किया गया, 1829 में। 1829 में किसके द्वारा किया गया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। मार्लो मिंटो सुधार 1909, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और व्यापकत्व का सिद्धांत 1848 में। ये चारों प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम। इसका राइट क्या हो जाएगा, असम। और असम में कौन सा तेल क्षेत्र है, असम में कौन सा तेल क्षेत्र है, इसको देखिए। यहाँ पे जो मैप लगा दे, ये मैप उल्टा लग गया, यहाँ पे नदी का मैप लग गया। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा, देखिए हम आपको बता दे रहे हैं,
यहाँ पे असम है, तो यहाँ पे क्या है डिब्रूगढ़। तो ये सबसे क्या पुराना तेल क्षेत्र है, तो असम में। और ये शुरू कब से हुआ था? 1901 से, इसको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अगर बरौनी पूछेगा तो बरौनी कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है ब्रेकिस्ट। ब्रेकिस्ट पर जनमत संग्रह कब हुआ था, यानी जो साइन हुआ था उस पर कब हुआ था? ब्रेकिस्ट, इसका नाम ही है ब्रेकिस्ट। तो इस सबसे पहले इसको देख लीजिए, क्या है ब्रेकिस्ट? यह मुख्यतः दो शब्दों ब्रिटेन और एग्जिट से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ, यानी ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। एग्जिट का मतलब ही होता है बाहर निकलना, तो ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना इसका अर्थ होता है। और हाल ही में कौन निकल गया? ब्रिटेन। इसलिए चर्चा में रहा, इसलिए पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है। ब्रेक्जिट की प्रक्रिया क्या है? तो जून 2016 में ब्रेक्जिट के लिए ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया था। तो यही पूछा कि कब कराया गया था, तो इसका तो हम लोग राइट आंसर दे देंगे, ऑप्शन नंबर डी, जून 2016 में कराया गया। देखिए यहाँ पे जून 2016 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये जनमत संग्रह कब हुआ था से प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट है, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, संगम वंश। और ये जो आप देख रहे प्राचीन, ये क्या हो जाएगा? संगम वंश। और देख रहे सुल्लू वंश और तुल्लु वंश, अराविडु वंश। तो विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंश का क्या चला? 4 वंशों का शासन चला। तो जिसमें से क्या है, पहला जो हो जाएगा संगम वंश, और इसका संस्थापक कौन था? बुक्का प्रथम। उसके बाद क्या हो जाएगा? सल्लू वंश, ये बोलिए, या सुल्लू वंश। और उसके बाद कौन सा वंश आया था? तुल्लु वंश। और लास्ट में जो था अराविडु वंश। यहाँ आप देख सकते हैं संगम वंश किसके द्वारा संस्थापक कौन है? हरिहर प्रथम या बुक्का। दोनों ऑप्शन में देख सकता है, सालू वंश नरसिम्ह सालू, और तुल्लु वंश वीर नरसिम्ह, अराविडु वंश तिरुमल्ला या तिरुमाल, इनके द्वारा किया गया था। तो ये 4 जो वंश था चला था विजय साम्राज्य पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ऑल मेन आर ब्रदर्स पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया? कृष्णा कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले देख लीजिए, संसद जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें भारत का जो संसद है उसको हम लोग संसद ही बोलते हैं। तो एक ए है, तो ये तो आपको याद ही रहेगा, तो इसको नहीं याद करना। इसमें याद करना है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। जो टिकॉट कर उसी को याद करना आपको। ये भी पूछा गया जर्मनी का संसद, तो वुड अस्टेग, इसको क्या बोलते हैं? वुड अस्टेग। और इसमें तुझे याद करना ईरान, ईरान का संसद को क्या बोलते हैं? मजलिस। और ताइवान आपको नहीं याद रखना, इजराइल याद रखना है। ईरान का जो संसद उसको बोलते हैं मजलिस, और इजराइल का जो संसद है उसको बोलते हैं नेसेट। और जापान इसमें याद रखना, जापान का संसद को क्या बोलते हैं? डायट। और मालदीव का संसद को क्या बोलते हैं? मजलिस। और इसमें आपको याद जो रखना है, हाँ भूटान याद रख सकते हैं, क्योंकि भारत से सटा हुआ है, मतलब सीमा साझा करता है, तो पूछ सकता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। और इसमें जो आपको याद रखना कनाडा, तो कनाडा पार्लियामेंट हो जाएगा। हाँ डेनमार्क भी पूछा गया, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, डेनमार्क। तो डेनमार्क के संसद का नाम क्या? फोल्केटिंग। यूएसए के संसद का नाम है कांग्रेस। यूएसए का संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। तो आप याद रखिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का संसद को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। और स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली, तो ये आपको याद नहीं रखना। एक जो याद रखना अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का संसद को हम लोग बोलते हैं शूरा। और इसमें याद रखना है, इसमें नेपाल और बांग्लादेश, बांग्लादेश का संसद को क्या बोलते हैं? जातीय संसद। और नेपाल का जो संसद उसको बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत। इतना आपको याद रखना। और एक पाकिस्तानी याद रखिएगा जिसका नाम क्या है? नेशनल असेंबली। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा जापान, तो जापान का संसद का नाम क्या है? द नेशनल डाइट, यानी डाइट हम लोग सीधा याद रखेंगे, डाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और पार्लियामेंट किस संसद का नाम है? तो कनाडा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा,
तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ये आपसे क्या क्या पूछा जाएगा जो आपको हम टिक आउट कर दिए, इतना ही पूछा जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैसे में पूछ लेगा ब्रिटेन, जर्मनी, ईरान, इजराइल। तो ईरान और इजराइल जो है इसमें कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। तो पहला तो ईरान और मालदीव दोनों का संसद है, उसका नाम क्या है? मजलिस। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर किस पर अधिरोपित किया जाता है, यानी किस पे लगाया जाता है? तो जीएसटी कब आया? 101वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। सबसे पहले किस विधानसभा में पारित हुआ था? असम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उस गंतव्य पर जहां वस्तु या सेवाओं की खपत होती है, ये नहीं कि खरीद, जहां खपत होती है उस पे लगाया जाता है जीएसटी। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है? तो गेहूं का कीट, ये भी कवक रोग है। गन्ने की लाल सड़न, ये भी कवक रोग है। और अंकुर का आर्द्र पतन, ये भी कवक रोग है। लेकिन आप देख रहे हैं साइट्रिस कैंकर, इसका नाम क्या? साइट्रिस कैंकर। एक किस में होता है? नींबू। नींबू आप देख सकते हैं, ये जो नींबू है इसमें होने वाला जीवाणु से होने वाला ये रोग है। इस प्रकार का जो होता है एक किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। और एक किस में होता है? नींबू में, जिसका नाम क्या है? साइट्रस कैंकर। तो यहाँ पूछा कौन सा कवक रोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नासा का पूर्ण रूप क्या? तो नासा का स्थापना हुआ कब था? 15 अगस्त 1969 को। और 1969 में मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड प्रश्न क्या क्या पूछेगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। 20 जुलाई 1969 को पहली बार मानव चंद्रमा पे गया। और 1969 को ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार का स्थापना होता है। और 15 अगस्त 1969 को ही नासा का भी स्थापना होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक। मुख्यालय का बेंगलुरु कर्नाटक। लेकिन यहाँ फुल फॉर्म पूछा, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया? तो ये तो आपको मालूम होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाथी। एक सिंह गैंडा कहाँ मिलेगा? असम के काजीरंगा में। रॉयल बंगाल टाइगर, और ये कहाँ मिलेगा? सुंदरवन। और ये कहाँ? पश्चिम बंगाल। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है, यानी तरंगदैर्घ्य के क्या होता है? समानुपाती होता है। प्रकाश संश्लेषण तरंगदैर्घ्य के क्या होता है? समानुपाती होता है प्रकाश संश्लेषण। तो यानी जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल रंग का। तो ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम पूछा गया, यानी अधिकतम किसका होगा। और सबसे कम पूछता है तो बैगनी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑक्सीजन और ओजोन अम्लीय वर्षा के दो मुख्य घटक हैं। हाँ, ये सही हो सकता है क्योंकि अम्लीय वर्षा ऑक्सीजन उसमें रहता है, जिसमें H2SO4 उसमें भी ऑक्सीजन है, HNO3 उसमें भी ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन रहता है अम्लीय वर्षा में। ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, ये राइट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में CFC। और ये कहाँ से निकलता है? तो जैसे में रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, AC सब हो जाएगा, वहाँ से निकलता है CFC। और ये पाया कहाँ जाता है? ओजोन परत। तो समताप मंडल आप देख सकते हैं, यहाँ पे होता है ओजोन परत। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना होता है? 3। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है ओजोन, जिसको हम बोलते हैं O3। और ये कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। यहाँ पे होता है ओजोन परत। तो क्या होता है? सूर्य से आता है परावैंगनी किरणें, तो परावैंगनी किरणें के नहीं आने देता पृथ्वी पे। लेकिन जो अवरक्त किरणें आता है, अवरक्त किरणें उसको पृथ्वी पे आने देता है, और परावैंगनी किरणों को क्या करता है? वापस लौटा देता है। तो क्या करता है? परावैंगनी किरणें से क्या करता है? हमें बचाता है। यानी अगर परावैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पे आ जाता है तो कौन सा रोग होगा या कौन सा कैंसर होगा? तो ये जो त्वचा कैंसर है ये हो जाएगा, जो परावैंगनी किरणें है उससे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कथन सही से पूछा। ऑक्सीजन और ओजोन अम्लीय, देखिए ओजोन तो नहीं होता अम्लीय वर्षा, तो यहाँ मुख्य घटक पूछा तो ये नहीं होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी राइट है।
नेक्स्ट है यहाँ, और जो सी में ऑप्शन दे रहा है कि CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो ये जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ नहीं लगाकर इसको गलत कर दिया। नेक्स्ट ए भी गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? लाल किला भी है, ताजमहल भी है, एलिफेंटा की गुफाएं। ये कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र। ताजमहल, तो ये ताजमहल कहाँ हो जाएगा? आगरा। लाल किला दिल्ली में हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका जो भी शामिल है, तो शामिल कौन कौन है? हुमायूं का मकबरा, लाल किले का परिसर, आगरा का किला, ताजमहल शामिल है, फतेहपुर सीकरी ये भी शामिल है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी शामिल है। जो आपको इसमें एक याद रखना, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व के एक मात्र मिश्रित धरोहर है। कौन सा? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि विश्व का एकमात्र है, इसको आपको याद रखना। और कहाँ स्थित है? सिक्किम में। इतना ही आपको याद रखना है। तो इसमें कौन शामिल नहीं पूछा, तो चार मीनार शामिल नहीं है। इसका हम PDF दे देंगे, आप वहाँ से बिल्कुल इसको आराम से पढ़ लीजिएगा पूरा। नेक्स्ट पे चलते हैं। डॉट एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा APMC, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? कृषि उत्पाद विपणन समिति, मीडियो का नेटवर्क तैयार करता है, यानी मीडिया का नेटवर्क तैयार करता है। उसका नाम क्या है? ई-नाम। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरे चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल रहा? तो इसका नाम क्या है? GSAT-4। एक्सरे की खोज किसने किया? तो ट्रेंडिंग प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, डब्ल्यू रोटजेन भी सब, इसको मैं आपको याद रखना, रोटजेन। यहाँ जो दे रहा है मार्कोनी, रेडियो की खोज किया। न्यूटन, तो गति का नियम दिया, गति का नियम दिया। कौन? तो न्यूटन। भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉट को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है, यानी कब? भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक आता है, तो जैसे ही आता RBI, इससे क्या क्या प्रश्न पूछेगा? पहला प्रश्न पूछेगा कि इसका स्थापना कब हुआ और किस एक्ट के द्वारा हुआ था? तो 1934 का एक्ट था। और स्थापना कब हुआ? एक्ट अगर पूछेगा तो 1934, लेकिन स्थापना पूछेगा 1 अप्रैल 1935। दोनों को ध्यान दीजिएगा, एक्ट पूछेगा 1934, स्थापना पूछेगा 1935। अगर पूछेगा राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, तो इसमें से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। और ये शुरू कब हुआ था? मार्च 2018 में। डेटा प्रोसेसिंग में डॉट शामिल नहीं होता। जो डेटा हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं उसमें कौन शामिल नहीं होता? सूचना प्रबंधन ये भी शामिल होता है, डेटा मैनिपुलेशन ये भी शामिल होता है, डेटा कंप्यूटेशन ये भी शामिल होता है। कौन शामिल नहीं होता से प्रश्न पूछा, तो डेटाबेस इंस्टॉलेशन शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? कौन सा हिमालय नहीं है? तो महानदी देखने से ही लग रहा है ये कहाँ है? उड़ीसा में। तो हिमालय से तो उद्गम इसका होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए। लेकिन अगर झेलम पूछेगा तो कहाँ से इसका उद्गम होता है? बैरी नाग झील से इसका उद्गम होता है, झेलम का। और यमुना, यमुनोत्री से होता है, गंगा, गंगनोत्री से होता है। और महानदी कहाँ है? हीराकुंड बांध किस नदी पे? महानदी पे। और ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे महानदी। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया विश्व भर के उन देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले में और उससे होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से यूवी किरणें, यानी किरणों, परावैंगनी किरणें के संपर्क में आने के कारण होता है। अभी आपको तुरंत बताया कि जो त्वचा कैंसर किसके कारण से होता है? परावैंगनी किरणें से कारण से होता है। इसके लिए इनमें से कौन सी यूवी किरण जिम्मेदार है? जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट किरण, जिसको शॉर्ट में नाम दिया यूवी।
तो अल्ट्रा वायलेट भी, ऑप्शन नंबर ए। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ प्रश्न इसलिए कंफ्यूजन में पूछता है क्योंकि प्रश्न है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो महान न्यायवादी होता है भारत का, उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार है लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है, इसलिए प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्रश्न पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना। तो वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, ये बात सही है, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है, हाँ ये राइट है, लेकिन उन्हें संसद में मतदान का अधिकार नहीं होता। ये आपको ध्यान देना, संसद में बोलने का अधिकार है लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, और आपको ये बताना है कि जो भारत के जो महान न्यायवादी है इसके बारे में मतलब संसद जो संविधान है उसमें उल्लेख है या नहीं है, अगर है तो कौन सा अनुच्छेद में। नेक्स्ट 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। कमें ये तो हो जाएगा, रीजनिंग का सवाल था लेकिन इसमें रिलेटेड किससे है, जीएस से, तो शब्दकोश इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो तीनों अलग कैसे हो रहा, बाइबिल जो ईसाई जो धर्म है इसका क्या पवित्र ग्रंथ है बाइबिल, भगवत गीता हिंदू का पवित्र ग्रंथ है हिंदू धर्म का, और ये जो कुरान है ये किसका, तो कुरान किसका पवित्र धर्म ग्रंथ है, तो भगवत गीता हो जाएगा हिंदू का पवित्र धर्म ग्रंथ, और बाइबल ईसाई का पवित्र धर्म ग्रंथ, और कुरान जो भी मुस्लिम समुदाय है उनका ये पवित्र धर्म ग्रंथ है कुरान। नेक्स्ट है, आगरा शहर को किसने बसाया, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी आगरा शहर को बसाया था, और ये स्थित कहाँ, यूपी। अक्टूबर 2020 तक भारत जानकारी के अनुसार गूगल के सीईओ का नाम बताइए, करेंट का प्रश्न है, सुंदर पिचाई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, अगर सुमेलित नहीं है तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न हो जाता है क्योंकि आपको चारों ऑप्शन याद रहना चाहिए। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, अभी आपको तुरंत बताए, राइट है। खजुराहो मध्य प्रदेश, ये भी सही है। केदारनाथ गुजरात, केदारनाथ गुजरात में नहीं स्थित, आपको मालूम है 4 धाम के नाम से प्रसिद्ध कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि केदारनाथ कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। 4 धाम से प्रसिद्ध है, 4 धाम के नाम से, और ये 4 धाम कौन कौन है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बद्री जो गंगोत्री है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में, और यमुनोत्री उत्तरकाशी जिला में, और केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, और बद्रीनाथ चमोली। तो चमोली से आपको याद आ रहा होगा, चमोली जो चिपको आंदोलन हुआ था कौन सा जिला में हुआ था, चमोली जिला में। लेकिन जिस टाइम चिपको आंदोलन हुआ था उस टाइम जो चमोली जिला कहाँ स्थित था, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और ये कब हुआ था, इंदिरा गांधी के सरकार में हुआ था। और इससे संबंधित कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। और बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी, और ये स्थित कहाँ, फतेहपुर सीकरी। अभी आपको तुरंत बताएं कहाँ स्थित है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। Which of the following is not true regarding the president of India? बोला निम्नलिखित में से कौन सा प्रेसिडेंट का मतलब जो भारत के जो राष्ट्रपति होता है उनके बारे में सही नहीं है। पहला जो तेरा ऑप्शन, ही अपॉइंटमेंट द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ही अपॉइंटमेंट द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, यानी ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करते हैं यानी शपथ दिलाते हैं, तो हाँ ये सही है। मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंटमेंट करते हैं, तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, इसके बारे में सही है। द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ नेशन, ये देश के कहते हैं पहला नागरिक होते हैं कौन, तो राष्ट्रपति, तो ये भी सही दिया गया। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स, यानी डिफेंस फोर्स है उसका सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति, ये भी सही दिया गया। ही कैन नॉट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी,
प्रश्न ये बोल रहा है, ये जो ऑप्शन दिया गया है बोल रहा है कि ही कैन नॉट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और डिक्लेयर कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ बोला ही कैन नॉट, यानी नहीं कर सकते, ये तो गलत हो जाएगा और गलत ही आपको चुनना था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, देखिए, और आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है, 352, और राष्ट्रपति शासन 356। अगर यही पूछेगा वित्तीय आपातकाल तो 360। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। रेड क्लिफ लाइन, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा। ऑप्शन बी में दे रहा, जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, तो सही है। एकमात्र खेती कहाँ किया जाता है, केसर की खेती जम्मू कश्मीर में, ये सही दे रहा। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, ये भी सही दे रहा। बी, कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, ये भी सही दे रहा है ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि यह जो दे रहा रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, नहीं। अगर आप मैप देखिएगा, ये सैटेलाइट के द्वारा लिया गया मैप है, बहुत ही क्लीन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये क्या है, ये है जो पाकिस्तान है, ये जो दे रख रहे हैं ये क्या है, पाकिस्तान। और ये जो सीमा है ये भारत और पाकिस्तान का, ये कौन सा सीमा है, भारत और पाकिस्तान का, इसी को हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ये सैटेलाइट के द्वारा लिया गया इमेज है। तो यहाँ बोला कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, क्योंकि रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। और भारत और चीन के बीच कौन सा लाइन है, मैक मोहन लाइन। और बाकी ऑप्शन, जैसे ही एक ऑप्शन अगर रॉन्ग होता है तो बाकी तीन ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ऑप्शन ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है, तो बाकी तीन ऑप्शन दिया हुआ क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ अगर आप देख सकते हैं, ये जो दिया गया मैप है ये क्या है, रेड क्लिफ लाइन है। और यहाँ आप देख रहे लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो है कौन सा है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है LAC और ये है LOC, इसी को हम बोलते हैं एक्साई चिन्ह, जो ये लाइन है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। 5 बार नामित किया गया था, यानी चुना गया था, लेकिन दिया नहीं गया था। तो यहाँ पूछा प्रश्न नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, तो महात्मा गांधी। और इनको कब कब नामित किया गया था, तो 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में 5 बार नामित किया गया। ये प्रश्न पूछता कि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए कितने बार नामित किया गया था, 5 बार, 1937, 1938, 1939, 1947, 1948। तो कभी कभी ये भी दे देता है कि कौन सा मतलब वर्ष दे देगा और कब नामित नहीं किया गया था, ये पूछ लेता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 2014 में। 2014 में रविंद्रनाथ टैगोर को, तो एशिया और भारत के भी, एशिया के भी प्रथम व्यक्ति थे और भारत के भी प्रथम व्यक्ति, और कब मिला था, 1913 में। अमर्त्य सेन, इनको कब दिया गया था और इनको किस लिए दिया गया था, ये भी आपको बताना है। अमर्त्य सेन को इनको किस लिए दिया गया था और कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1998 में। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। किनको नहीं दिया गया, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग जो भी प्रश्न को कलेक्ट किए थे सारा समाप्त हो गया। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और चैनल पे नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पास भी शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जो 40 मिनट का वीडियो इसको बनाने में 4 आवर प्लस टाइम लगता है। बहुत ही, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, जैसे मेरे से जो लिया गया इमेज है, बहुत ही, ये सब सैटेलाइट से लिया गया इमेज है, तो इसको निकालना पड़ता है इंटरनेट पर से। तो चैनल पे नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों पर शेयर कर लें। और इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं इसको आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम PDF दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप उतार लीजिएगा।
तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।